नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ नमक, जिसकी लेखिका है रज़िया सज्जाद ज़हीर। आज मैं आपको इस कहानी का सारांश और लेखिका के बारे में बताना चाहूँगी। तो रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की और बाद में इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। वैसे ये उर्दू की कहानी लेखिका हैं, उर्दू में लिखती थी, तो इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम है जर्द गुलाब। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य आदि भी लिखे हैं और साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी कहानियों की इनकी जो रचनाओं की जो भाषा है, इनकी भाषा शैली सहज, सरल और मुहावरेदार होती हैं और इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। आपके जो पाठ्यक्रम के अंदर ये कहानी दी गई है नमक। ये कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उसके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ही ठीक हो जाएगा। तो इसमें भारत पाक विभाजन के बारे में बताया गया है कि सरहदें तो बट गई हैं, लेकिन लोगों के दिल अभी नहीं बटे हैं। सफ़िया है इसमें एक कैरेक्टर। सफ़िया है, वह अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी और वहाँ एक सिख बीबी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफ़िया की माँ की तरह था। सफ़िया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उसका वतन तो जी लाहौर ही है।
कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने सेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई तथा नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया तथा बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जाना चाहती थी, परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की। सारा सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। वह कीनू की टोकरी, कीनू होते हैं जो संतरे की तरह, कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो गई थी। उसने कीनुआ के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनुआ आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी, इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल और सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह न आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसका हाथ कीनुआ की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुआ के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया, लेकिन हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह से लपेटकर स्वयं साफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज और गालियों आदि के कारण लाहौर खत्म होने और अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची और उसके पास नमक होने की उसने पूरी बात बताई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उसने 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफिया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि
अब वहाँ भी कस्टम हो गया। उसने अपने वतन की डाक की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आके चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो इस कहानी को पढ़ने से हमें पता चला कि सरहदें बट जाने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिल नहीं बटे हैं। तो इस तरह से उसमें बताया गया है कहानी के अंदर। बहुत ही सुंदर कहानी है कि इसमें किस तरह से सफ़िया है और वो जब सिख बीबी से मिलती है उनमें भी धर्म के नाम पर कोई उसमें भेदभाव नहीं बताया गया इस कहानी के अंदर कि वो मुसलमान है सफ़िया और वो सिख है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रही हैं। वो उससे नमक मंगाने के लिए कहती है लाहौर से। तो हमें इसमें क्या देखने को मिला कि जो सरहदें होती हैं वो बट जाती हैं लेकिन लोगों के दिल नहीं बट पाए। तो आपको इस कहानी का सारांश अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। और आप अपनी बुक से भी ये कहानी अच्छी तरह से पढ़िए और इस वीडियो को भी अच्छे प्रकार से सुनिए और इस सारांश को समझिए, कहानी को समझिए। धन्यवाद।